Hello everyone, my name is Dheeraj Singh and today I am going to discuss about the President of India. आज मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ and this is beneficial for everyone, especially for those who are preparing for government jobs and ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है and I have collected all the data related to the President of India and his or her powers. तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एंड वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एंड द वर्ड President of India and this motivation has been taken from Britain, like Queen in Britain। जो ये वर्ड है President of India और ये मोटिवेशन हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए हुए हैं, जिसे ब्रिटेन में महारानी होती है। एंड प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसे हम लोग भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज ही और सी रिप्रेजेंट्स आवर होल कंट्री, यानी वो हमारे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द first citizen of India। And the removal of president is called as the impeachment। ये जो impeachment word है हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। And president is the chief executive of union or republic। This is why because all the executive powers of the union shall be vested in the president and he is also the head of the all three arms, means executive, legislature एंड जुडिशरी। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इन जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर होते हैं, जबकि जो वाइस चांसलर होते हैं उसको खुद राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट को, हमारे भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज जो हमारे इंडिया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को ओबे करता है, यानी फॉलो करता है। एंड जो इन रियलिटी में बोला जाए तो क्या होता है कि जो पावर होते हैं सारे, ऑल द पावर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी व्हिच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इन समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे भी काम करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब नाम मात्र का हेड होता है। एंड ही इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉमिनल कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, while सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is called as the ideal custodian of the Indian constitution। And they both are called as the caretaker of Indian constitution। And let's go next। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एंड राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड क्वालिफिकेशन इन आर्टिकल 58 describes the qualification for election as a president। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ही और सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वो नागरिक होना चाहिए। एंड मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स, यानी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष की हो। एंड मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब जो लोकसभा मेंबर ऑफ MPs होते हैं लोकसभा के, उसका जो क्राइटेरिया होता है उसको कम से कम फुलफिल करना चाहिए। एंड कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी पद का लाभ ना लेता हो, यानी मीन्स मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो करंटली जो प्रेसिडेंट है वो भी क्वालिफाइड है री इलेक्शन के लिए। And a sitting president of the union can also be qualified for the election as a president। एंड यहाँ पे वही योग्यता दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए जो योग्यता दिया हुआ है, तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, और भारत सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, तो और जो लोकसभा का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। एंड इलेक्शन
जो मैनर होते हैं इलेक्शन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो आर्टिकल 55 में डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है जैसे हम लोग एमपीज और एमएलए चुनते हैं या प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। ये प्रेसिडेंट के इसमें नहीं है। प्रेसिडेंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब गुप्त मतदान में होता है। एंड सिंगल ट्रांसफर पर वोट होता है। और ये जो क्या कहते हैं इलेक्टेड इलेक्शन होता है, ये बाय बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स क्या होता है कि जो इलेक्टेड एमपीज हैं, मतलब जो निर्वाचित एमपीज हैं और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के, और इसके साथ साथ एमएलए जो हैं सारे राज्य के, ऑल द स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी में भी मतलब एमएलए हैं। तो ये सारे इलेक्टेड मीन्स निर्वाचित एमपी और एमएलए ऑफ बोथ द हाउसेस एंड ऑल द स्टेट्स। तो इसी को मिला के एक क्या होता है, एक इलेक्शन किया जाता है और उसी के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एंड जो ये मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ये लोग इसे हम लोगों ने आयरलैंड से बोरो किए हुए हैं। एंड जो प्रेसिडेंट है यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ही इज मतलब वो क्या कह सकते हैं, वो कोई भी पर्सन हमारे इंडिया के, अगर वो चाहे तो मतलब बहुत बार री-इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं। मीन्स अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन टू द प्रेसिडेंशियल ऑफिस फॉर इनफिनिट टाइम्स। या एंड यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जितना चाहे उतना पुनर्निर्वाचन का विकल्प चुन सकते हैं। एंड राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। एंड ओथ एंड रेजिग्नेशन, तो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है कि जो ओथ है वो प्रेसिडेंट का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाएगा। एंड अगर वो उसके अब्सेंस में, एंड इन हिज अब्सेंस, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू द चीफ जस्टिस और टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी भारत के राष्ट्रपति हैं, उसको शपथ ग्रहण जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा करवाया जाता है। अगर वो अगर नहीं रहे तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसके थ्रू शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। एंड जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कभी भी अपना रेजिग्नेशन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, उसको एड्रेस करके वो कभी भी अपना रेजिग्नेशन ले सकते हैं। एंड जो शपथ और इस्तीफा वही इसी यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा। एंड impeachment, as I have told you before that the removal of president is called as the impeachment। और ये जो impeachment वर्ड है हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है, और ये जो सारा प्रोसीजर है ये आर्टिकल 61 में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो impeachment यानी जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर, वो सिर्फ एक ही ग्राउंड है उसका, विच इज वायलेशन यानी उल्लंघन। हमारे भारत के संविधान का अगर वो कुछ उल्लंघन करता है तो उसके थ्रू ही impeachment यानी महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर, अदरवाइज नहीं। और ये जो इम्पीचमेंट है ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, मीन्स ये लोकसभा से भी शुरू हो सकता है या राज्यसभा भी से भी शुरू हो सकता है। तो वी कैन से कि जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो स्टार्ट होता है पार्लियामेंट से। यस। एंड महाभियोग उसी का हिंदी दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। टेन्योर यानी जो कार्यकाल होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के, वो 5 साल के होते हैं। वो 5 साल कब से स्टार्ट होता है, जब से वो ऑफिस संभालते हैं, जिस दिन से वो ऑफिस संभालते हैं उस दिन से उसका 5 इयर्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 5 इयर्स के जो किसी भी करेंटली प्रेसिडेंट है उसका जो 5 इयर्स का लास्ट डे है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा भी मैंडेटरी है। एंड जो प्रेसिडेंट कुछ कुछ कारण है जिससे प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली रह जाता है। या तो वो हो सकता है कि वो उसका टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर कर गया हो, या वो डेथ कर गया हो, या जो अपना रेजिग्नेशन है करंटली प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन अगर वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया हो और रिजाइन कर लिया हो, इस कारण से भी खाली हो सकता है, या उस पर इम्पीचमेंट लगाया गया हो। तो क्या होता है कि जब मान लो कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो अगर खाली रह गया हो किसी कारण से, तो उसके बाद जो है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसको एज एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे।
ये लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो अब जब चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन होंगे तो वो फिर प्रेसिडेंट नहीं होंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो वाइस प्रेसिडेंट अगर जो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा तो उसको जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो जो पद है उसको वहां से छोड़ देना पड़ेगा। अब ये कुछ टाइम के लिए है। एंड फिर वो जो चेयरमैन जो है राज्यसभा का उसको फिर डेप्यूटी चेयरमैन संभालेंगे। तो उसी तरह से होता है प्रोसीजर। अगर अगर अब प्रेसिडेंट भी खाली हो और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो उस टाइम पे फिर जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे, यानी वर्क करेंगे। एंड तो ये क्या हुआ था, ये मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो मतलब क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या किए थे, मतलब 1960 में वो सोवियत यूनियन चले गए थे। और उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने बस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड किया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो डेथ कर गए थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे बीबी गिरी, वो भी रिजाइन कर चुके थे। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो वो एक्टेड ही ही वाज एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 35 डेज। मतलब क्या हुआ था कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी डेथ कर गए थे जो प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद बीबी गिरी थे वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी रिजाइन कर चुके थे। तो इसके बाद उसको उसको संभालने के बाद वो सब के बाद तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आता है। तो उस टाइम पे मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह थे उन्होंने क्या किया था, जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसको संभाला था। एंड उसी का यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। तो एंड सैलरी, जो सैलरी और जो प्रतिलभ दिया है उसके बारे में दिया हुआ है कि जो ये सैलरी होते हैं, जो पार्लियामेंट मतलब जो सैलरी होते हैं प्रेसिडेंट के, इसको डिसाइड कौन करता है, तो इसको डिसाइड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के पार्लियामेंट है उसको डिसाइड करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका सैलरी क्या होगा। एंड जो ये जो सैलरी या इमेलमेंट्स है या अलाउंसेस है, ये अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट आज से स्टार्ट हुआ उसका टेन्योर, तो वो 5 साल तक, अगले 5 साल तक उसका वो डिमिनिश नहीं किया जाएगा, यानी इसको कम नहीं किया जा सकता है। आइदर उसको बढ़ाया जाए या उसको मतलब सेम रहने दे। और जो करंटली जो प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है वो 5 लाख होता है, मतलब पर मंथ, यानी 5 लाख पर मंथ होता है। एंड वहाँ पे वही दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख प्रति माह होता है। और ये जो वेतन मतलब जो राष्ट्रपति का वेतन इसको भारत की संसद द्वारा तय किया जाता है। और जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो आर्टिकल 53 में दिया हुआ है उसका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट द ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यूनियन। एंड all the executive power of the union shall be vested in the president of India। and क्या होता है कि आइदर ही और सी यूज दिस पावर थ्रू थ्रू ऑफिस सबऑर्डिनेट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और डायरेक्टली। मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इस एग्जीक्यूटिव पावर को वो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो एंड इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ यूनियन आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के यानी भारत के राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। And the president have the power to appoint and remove high dignitaries। तो high dignitaries मैं आपको लिस्ट बताऊंगा अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है किसी को अपॉइंट करने का, किसी को रिमूव भी करने का। जैसे पीएम है तो पीएम को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे गवर्नर है, गवर्नर को अपॉइंट भी करेंगे और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। तो हमारे यहाँ 3 इंडियन आर्म फोर्स हैं, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। तो इसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति कहे जाते हैं। इसके बाद डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर मीन्स द प्रेसिडेंट इज empowered टू नेगोशिएट treaties and agreement with other countries on the advice of his minister।
तो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये डिप्लोमेटिक पावर होता है कि वो जो ट्रीटीज होता है, मान लो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, उस पे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में वो क्या करते हैं, उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट का पावर है, यानी भारत के राष्ट्रपति का पावर है। तो वही यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। एंड और भी पावर है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर हो गया। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, यानी सिर्फ ये प्रेसिडेंट ही है, यानी भारत के राष्ट्रपति हैं जो जो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज द लोकसभा इज द सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन। बट राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। एंड president has the power to summon a joint sitting of both the house of parliament when when in case of मतलब जो अगर डेडलॉक आ गया दोनों के बीच में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसके पास पावर होता है कि दोनों का, यानी राज्यसभा और लोकसभा का जॉइंट सिटिंग बैठा सकते हैं। एंड president has the power to nominate two एंग्लो इंडियन लोकसभा मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं एंड 12 राज्यसभा मेंबर्स। तो ये जो 12 राज्यसभा मेंबर्स है इसका ये बेसिस क्या होगा, जैसे आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस एंड सोशल सर्विस, इसके आधार पर 12 राज्यसभा मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। एंड और भी पावर है, जैसे जो बिल है, मनी बिल को छोड़ करके जो बिल है वो कानून यानी एक्ट तब बनेगा जब उस पे राष्ट्रपति साइन करेंगे, यानी सिग्नेचर करेंगे। एंड यहाँ पे वही बस उसी का हिंदी दिया है। तो अब प्रेसिडेंट के पास और भी पावर है, जैसे पार्डनिंग पावर, यानी मतलब क्षमा करने की शक्ति है। तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है, जो दोनों दोनों को क्या है, दोनों के पास वो पावर है, मतलब क्या कहते हैं, दे बोथ हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन। बट जो प्रेसिडेंट है, ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, यानी जो मृत्यु दंड है वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, यानी क्षमा कर सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उसके पास इमरजेंसी पावर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है टू डील विद अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया में 3 टाइप से इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी which is described in article 352 and presidential rule। ये presidential rule was is imposed due to failure of constitutional machinery in a state। मतलब क्या होता है कि जो मान लो सपोज दैट पार्टिकुलरली अगर बात करें की जाए तो क्या होता है कि अगर मान लो उस स्टेट का उस एरिया में कोई जो ऑफिसर्स होते हैं या कोई मिनिस्टर्स होते हैं, वो अगर उस एरिया को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। और ये क्या हुआ था कि हमारे इंडिया में सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा था वो पंजाब पे लगा था। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 356। और इसके बाद और एक इमरजेंसी होता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, विच इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 360। एंड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे है क्षमा शक्ति, वही जो केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में है। एंड अपॉइंटमेंट, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हैज द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्निटरीज। तो हाई डिग्निटरीज में जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उसको भी, उसकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ जो अदर मिनिस्टर हैं यूनियन के, तो उसको भी मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। बस उसमें वो क्या करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो प्रधानमंत्री है, वो एक लिस्ट लेके जाते हैं, वो सजेस्ट करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। इसके बाद जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, यानी जो राज्य के राज्यपाल है, उसकी भी नियुक्ति क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो करंटली के वेणुगोपाल है, तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ही इज आल्सो कॉल्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाई, बिकॉज क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो मान लो सपोज दैट कोई पर्सन है, इंडियन पर्सन, वो अगर इंडियन गवर्नमेंट पे केस करना चाहे, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होगा, जो एडवोकेट होगा, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। एंड इसके साथ साथ और भी सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। एंड इसका जो अपॉइंटमेंट है, यानी नियुक्ति है, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट में कैग भी कहा जाता है, जो अभी करंटली में जीसी मुर्मू है, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के।
तो उसको अभी कैग बनाया गया है कुछ दिन पहले। तो उसकी भी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी भी नियुक्ति मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमना, अभी फिलहाल में एनवी रमना है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर, उसकी भी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो करेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसका नाम है सुशील चंद्रा। एंड एवरी जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, यानी हाई कोर्ट्स के जितने भी जज हैं, चीफ जज एंड अदर जजेस, सबकी जो नियुक्ति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एंड चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के, जो करेंटली में प्रदीप कुमार जोशी हैं, उसका और बाकी मेंबर्स जो हैं यूपीएससी का, उसका भी अपॉइंटमेंट यानी उसको भी अपॉइंट मतलब भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद और भी मिनिस्ट्री हैं, जैसे जो एम्बेसडर है, मान लो सपोज कुछ एम्बेसडर है, जैसे वो इंडिया से अमेरिका भेजा गया, इंडिया से इजराइल भेजा गया है, तो उसका कोई भी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे कोई फाइनेंस कमीशन का कोई मेंबर्स को चुनना हो या नियुक्त करना हो या अपॉइंट करना हो, उसका भी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। और जो रिमूवल है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेसिडेंट के पास हटाने और नियुक्त करने का दोनों पावर है। तो जो राज्य के राज्यपाल हैं, उसको हटाने का जो शक्ति है, उसको रिमूव करने का जो पावर है, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, यानी राष्ट्रपति के पास है। इवन उसके पास ये भी पावर है कि वो मान लो एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाने का भी जो पावर है वो भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर है, उसको भी जो रिमूव करने का जो पावर है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति में है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और बाकी जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी हटाने का पावर जो है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति पे निहित है। एंड जो कैग है, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको भी हटाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। इसका चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी, उसको भी हटाने का पावर हमारे भारत के राष्ट्रपति में है। इसके हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, तो उसको भी हटाने का पावर जो है वो भारत के राष्ट्रपति में है। एंड इसके बाद वही हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जो इसके बाद जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही सी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एंड क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ही इज द ओनली पर्सन जिसने क्या किया था, 2 बार प्रेसिडेंशियल ऑफिस संभाला था। एंड करेंटली श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं। एंड ये 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि ये लोग का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। कब से? जब से वो ऑफिस संभालते हैं। तो आप लोग 6 नंबर से देख सकते हैं कि श्री एन संजीवा रेड्डी जो है वो 25 जुलाई 1977 से स्टार्ट किए थे अपना ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस। इसके बाद 25 जुलाई 1982 में फिर इसके बाद छोड़ दिए थे। तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली 5 years का होता है। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। तो क्या होता है, मतलब बस जिस दिन से प्रेसिडेंशियल ऑफिस संभालते हैं उसी दिन से उसका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है, मतलब 5 साल का। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, इवन शेयर कर दीजिएगा कि बिकॉज दिस इज फॉर बेनिफिशियल फॉर एवरी स्टूडेंट्स। एज ए इंडियन आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी था। तो अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल था। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।